CAA, नो NRC, नो NPR। सुना आप सब लोगों ने? मतलब क्या कि विवाद के कारण क्या थे, ऐसा यहां पर देखेंगे आप। स्टॉप NRC इन इंडिया, सिटीजनशिप फॉर ऑल, सेव नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स कौन है? इलीगल माइग्रेंट्स आप समझ गए, जो हमारे देश में अवैध प्रवासी हैं, यानी कि जो वैध तरीकों से भारत में प्रवेश नहीं किए हैं, उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। घुसपैठियों सावधान, जाग रहा है हिंदुस्तान, ये जाग उठा है हिंदुस्तान। तो इन सारी टर्म्स को भी हमको समझना होता है, तभी आप सिटीजनशिप का पूरा मायना समझ पाते हो। तो तैयार हैं समझने के लिए? तैयार हैं सारे साथी? एक बार लिखेंगे, नोट करेंगे, जी भैया हम तैयार हैं। बड़े ध्यान से और बड़े विस्तार से समझेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। आते हैं, लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा, NRI, उसी से जुड़े हुए होंगे आपका, तभी आप समझ पाएंगे। एक शब्द लिखिए, NRI क्या होता है। छोटे छोटे शब्दों को लिखते रहें। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, क्या बोलेंगे? अप्रवासी भारतीय, क्या बोलेंगे इनको? ये NRI जो होते हैं, नोट करके लिखना, ये भारतीय नागरिक हैं, यानी इन सबके पास क्या है? भारत की नागरिकता है। भारतीय नागरिक होने का मतलब ही ये होता है, ये भारतीय नागरिक हैं। दे ऑल आर इंडियन सिटीजन्स, ऑल आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। क्या होता है इनके पास? समझना, एक एक टर्म को समझेंगे तभी क्लियर होगा। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, भारतीय पासपोर्ट होता है। दे हैव इंडियन पासपोर्ट, इतना लिख लीजिए। NRI है तो उसके पास में क्या होगा? एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, ये 182 डेज से ज्यादा, 100 यानी कि 6 महीने हमने बोल दिया, 182 डेज प्लस इससे ज्यादा विदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इन्हीं को हम क्या कहेंगे? NRI। विदेश में कैसे रहते हैं जी? तो विदेश में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो किस पर रहेगा? विदेश में कोई भी व्यक्ति किस पर रहेगा? वीजा पर। भाई नागरिकता तो भारत की है, और वीजा बनवा लिया कि वहां आपका एजुकेशन का, पढ़ाई के लिए या किसी कार्य के लिए बनवा लिया, तो इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि इंडिया के सिटीजन है, बाहर चले गए हैं, लेकिन कितने दिन रह रहे हैं? 182 दिन, यानी 6 महीने से ज्यादा वो कहां पर रह रहे हैं? आपका विदेश में रहते हैं, 182 डेज की शर्त है। और बाहर जा रहे हैं तो भैया वीजा पर रह रहे हैं तो पासपोर्ट भी जरूरी होगा। ये कंडीशन बन गई। यहाँ पर कहीं किनारे पे लिख लेना, पासपोर्ट एक्ट। 2 पासपोर्ट एक्ट है हमारे यहाँ पर। कभी भी आपसे, कभी भी आपके सामने कभी इन फ्यूचर कोई विवाद आएगा तो आप समझ पाएंगे उसको। तो जो पासपोर्ट एक्ट है, जिसको हम पासपोर्ट अधिनियम भी कहते हैं, पासपोर्ट एक्ट को और लिखें, पासपोर्ट एक्ट, एंटर इंडिया, भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश एक्ट। ये एक्ट क्योंकि एक अलग एक्ट है, क्या बोलेंगे आप इसको? पासपोर्ट अधिनियम। एक अधिनियम कौन सा है? भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट एक्ट है, जो कि 1920 का है, कि भाई आप भारत में जो प्रवेश करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसी को फिर सुधार करके आया था हमारा आजादी के बाद में पासपोर्ट एक्ट 1967। इसी में रिफॉर्म्स करके भारत में पासपोर्ट से जो व्यक्ति आ रहा है उसको किन किन चीजों का पालन करना होगा, और जब पासपोर्ट से कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो सीधी सी बात है वो एक विदेशी होगा। वो क्या होगा? एक विदेशी होगा। तो उनके लिए होता है फॉरेनर्स एक्ट, फॉरेनर एक्ट भी बोलेंगे, फॉरेनर्स नहीं होता, फॉरेनर एक्ट होता है। फॉरेनर एक्ट यानी कि विदेशी अधिनियम। कोई विदेशी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पर आ रहा है तो
उसके लिए देश में उसको प्रवेश के लिए किसका विदेशी अधिनियम 1946 इनकी शर्तों का पूरा करना होगा, जो कि सीमा हैदर ने नहीं की थी। तो जो इसको पालन नहीं करता तो इसी का जो सेक्शन 14 है, जो इसी की धारा 14 है, इसकी धारा 14 कहती है कि जो व्यक्ति भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करेगा उसको 5 वर्ष की सजा होगी। तो फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं हुई? ये भी तो प्रश्न की बात है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जब सारी चीजें आपको समझा दूंगा, है ना, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ भी समझाऊंगा तो वो ओवरलैप हो सकता है। अभी सिर्फ अपने दिमाग में क्वेश्चंस रखिए जो आपके पास है। बात क्लियर रहेगी। एनआरआई कौन लोग होते हैं? एनआरआई के बाद में हमको समझना होता है आपका पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो मैं आपको समझा भी रहा था। क्या बोलेंगे? पीआईओ, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कौन लोग होते हैं? भारतीय मूल के। तो क्या ये भारतीय मूल के हैं तो ये क्या भारतीय नागरिक होते हैं? याद रख लेना, ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये भारतीय नागरिक नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यही समझना है। दे आर नॉट द इंडियन सिटीजन्स। दूसरी बात, ये भारतीय मूल के हैं। क्या बात हमने जानी थी? यानी इनकी रूट्स जुड़ी हुई हैं यहाँ से। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। मूल का मतलब क्या हो गया? इनके कोई पूर्वज जो है, लिख लीजिए, पूर्वज जो है भारत से जुड़े हुए थे। और ये कार्ड 2002 में जारी हुआ, 2002 में जारी हुआ। देखो, नागरिकता की बात तो हमने कर दी। जो पीआईओ है किस तरीके से नागरिकता पाएंगे जरा कमेंट सेक्शन में लिखें एक बार। पीआईओ यानी कि जो आपका भारतीय मूल के विदेशी हैं, तो वो किस प्रक्रिया से? तो आप कहेंगे भैया वो रजिस्ट्रेशन से आपका सिटीजनशिप पा सकते हैं। तो नागरिकता जब उनको मिलेगी रजिस्ट्रेशन से, तो नागरिकता तो मिलती रही, लेकिन 2002 में क्या हुआ, एक कार्ड और जारी हो गया कि भाई आपकी एक विशेष पहचान है, आपके पास में एक क्या है, पीओआई कार्ड भी है। पीओआई और इसके बीच में अंतर समझ में आ गया? दोनों के बीच में अंतर क्या है? बच्चा एक पूछ रहा है भैया पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है? बच्चे क्लास में ही बता चुका, आपका ध्यान कमेंट्स में रहता है। पासपोर्ट होता है प्रवेश के लिए, एंटर के लिए, कहीं पर जाने के लिए। जैसे आप समझिए आपको अपने घर में प्रवेश के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। अब चाबी तो हो गई आपके पास में, तो गेट तो आपने खोल लिया, लेकिन अब उस घर में आप अंदर प्रवेश तो कर गए, लेकिन वहां रहने के लिए आपका क्या चाहिए? आपको वीजा चाहिए। ठीक है, बात क्लियर? ओके, आगे आइए। तीसरी कंडीशन पर आते, तीसरा आता ओसीआई। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्र पारीय नागरिकता। कैसी नागरिकता है ये? समुद्र पारीय नागरिकता। ओसीआई कौन होंगे और ओसीआई का मीनिंग क्या होता है, आसान से शब्दों में समझेंगे। ओसीआई का मतलब होता है यह सिर्फ एक दर्जा है, दिस इज ओनली ए स्टेटस। यह सिर्फ एक दर्जा है, भारत सरकार इस दर्जे को देती है। दिस इज ओनली द स्टेटस, ओनली द स्टेटस। क्यों दिया जाता है स्टेटस, वो बात भी जानेंगे। यह सिर्फ एक दर्जा है और नोट कर लेना 2003 से प्रारंभ हुआ। आरंभ ही कहें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि पहले इसका कोई जिक्र नहीं था। 2003 से आरंभ हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम 2003। देखो, ओसीआई हम क्यों दे रहे हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ओसीआई किसको कहती है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारतीय नागरिकों से तो कम अधिकार रखते हैं, लेकिन विदेशियों से ज्यादा अधिकार रखते हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि मुझको भारत में कुछ राइट्स ज्यादा मिल जाएं। बेशक मुझे भारतीय नागरिकता नहीं मिल रही है इतने, क्योंकि भारतीय नागरिकता के लिए तो आपको क्या होना पड़ेगा? तो पीओआई।
भाई विदेशी व्यक्ति को तो आपका 7 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, और अगर आप देशीयकरण से भी आए हैं तो कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? 12 ईयर्स। अब इतना लंबा इंतजार हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। अब वो सोच रहा है कि भाई यार अगर मैं विदेशी हूं तो जब तक मुझको नागरिकता नहीं मिलती तब तक तो मेरे पास जो है सारे के सारे अधिकार विदेशियों के जैसे हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो भारत सरकार से अपील करता है कि मुझे ओसीआई कैटेगरी में लाया जाए। और ओसीआई कैटेगरी में एक बात समझना, ओसीआई के लिए यहाँ पर एक बात नोट करना, इसके लिए ओसीआई के लिए एक आपका एलएम सिंघवी समिति गठित हुई थी। ओसीआई के लिए एलएम सिंघवी कमेटी, सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? एलएम सिंघवी जो कमेटी थी वो साथी आपका गठित हुई थी, फॉर्म की गई 2000 में, सन 2000 में उसको गठित किया गया। और 2000 के बाद में उसने काम किया, ओसीआई के बारे में विचार किया। 2002 में उसने रिपोर्ट दी, 2002 में उसकी रिपोर्ट आई, और इसीलिए मैंने बोला कि वो कब से शुरू हो गया, फिर 2003 से शुरू हो गया। ठीक है, ओसीआई बनना। और इसी कमेटी की रिपोर्ट पर आगे एक संशोधन हुआ। यहाँ पे एक बात कही गई, 2005 से सभी देश के पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई बन सकते हैं। बताइए, सभी जो पीओआई हैं वो ओसीआई बन सकते हैं आज या नहीं? हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया बन सकते हैं। एक्सेप्शन केस याद रख लेना, यहाँ पे अपवाद हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। लिखना, इन दो देश के लोग नहीं बन सकते। अब भैया ये तो बात हम समझ गए, ठीक है, पीओआई कौन है, पीओआई ओसीआई बन सकते हैं, ओसीआई कब स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति ओसीआई बनना क्यों चाहता है, उसको ओसीआई कार्ड क्यों चाहिए? तो ओसीआई कार्ड बनने के बाद में याद रख लेना, मैंने क्या कहा आपको, विदेशियों से ज्यादा अधिकार हो जाते हैं। जैसे आप में से कितने लोग ताजमहल घूमने गए हैं या किसी भी आप टूरिस्ट प्लेस पर गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपका एक जो टिकट होता है, आपका मान के चलो 10 रुपए का टिकट है, लेकिन विदेशियों का जो टिकट है वो क्या 10 रुपए का होता है? किसी भी चिड़ियाघर में आप देख लो, या किसी भी आपका, अगर हम बात करेंगे साथी आपका कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, तो सबका टिकट एक जैसा होता है क्या? आप कहेंगे नहीं। ताजमहल में मान के चलो सामान्य आपका 20 रुपए ले रहे हैं, तो फिर आपका किसी व्यक्ति से, विदेशियों से 500, 1000 रुपए अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पर होता है। अब ये अलग अलग जो लेते हैं, अगर ओसीआई का कार्ड उसके पास होता तो उसका जो टिकट का चार्ज होगा वो इंडियंस के जैसा होगा। तो कहने का मतलब है ओसीआई का मतलब है कुछ व्यवस्थाएं, यानी कि उसको कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाएं, कुछ फैसिलिटीज मिल जाएं उसको, कि वो आराम से है इंडिया में रह पाए, घूम पाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब वो अधिकार कौन कौन से मिलते हैं, क्यों व्यक्ति आपका इसके लिए अप्लाई करता है, याद रख लेना। तो ओसीआई के लिए एक बात याद रख लेना, क्या बोलेंगे, इन लोगों को अगर ये भारत में कोई निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, तो इसमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ये इसीलिए दिया जाता है कि भाई कोई भी विदेशी अगर नागरिकता भी नहीं मिल रही है, निवेश में छूट मिलती है इनको, डिस्काउंट इन, ठीक है, या हम बात कर सकते हैं उनको कुछ आपका रियायतें दी जाती हैं। और दूसरी बात लिखेंगे, विदेशियों की तरह इनको हम ट्रीट नहीं करते हैं, विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। इसके लिए आसान शब्द तो यही आप कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस, कहीं ऑप्शन में विकल्प में लिख लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में करके टूरिस्ट प्लेस, तो आप समझ जाएंगे कि भैया क्या कहना चाह रहे थे। तीसरी बात यहाँ पर लिखेंगे, आजीवन के लिए उनको वीजा मिल जाता है, बार बार उनको रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती, कि हर वर्ष वो जाकर के आपका आजीवन वीजा उनको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है दोस्त, उसको याद रख लेना। एक्सेप्शन केस क्या है? एक्सेप्शन केस है कि किसी रिसर्च के लिए अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको अपना जो है वीजा बार बार रिन्यू करवाना पड़ेगा, यानी कि आजीवन वीजा नहीं मिलेगा रिसर्च के लिए। किसी भी फील्ड में आप रिसर्च के लिए आए, बाकी आप पढ़ाई के लिए आए, व्यापार के लिए आए, घूमने के लिए आप आए, और आपके पास ओसीआई कार्ड है, तो आप हमेशा क्या है, इस देश के लिए स्पेशल हैं। हम चाहते कि भी हमारे देश में कोई व्यक्ति आकर के इन्वेस्ट करे और अच्छे से, और वो व्यक्ति भी नहीं चाहेगा कि भाई मैं यहाँ से एकदम विदेशियों की तरह ट्रीट हूँ, वो भी कुछ स्पेशल फैसिलिटी चाहेगा, तो उसको ओसीआई कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है, ओसीआई यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? जमीन नहीं खरीद सकते, ये बात याद रख लेना, जमीन नहीं खरीद सकते। आजीवन वीजा उनको मिल जाएगा,
तो आजीवन वीजा का मतलब क्या हो गया आपका? मैंने बोला कि उनको फिर एफआरओ नहीं लेना है, एफआरओ नहीं लेना। एफआरओ नहीं लेना का मतलब क्या हो गया आपका? जो आपका फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वहां पर बार बार अपने वीजा को रिन्यू नहीं करवाना है। एफआरओ मतलब फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जमीन नहीं खरीद सकते हैं, एक्सेप्शन केस रिसर्च हो गया। अगली बात, 5 वर्ष तक अगर ओसीआई कार्ड हो गया, तक ओसीआई कार्ड उसके पास है तो ओसीआई कार्ड तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ये भी एक छूट हो गई। नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। बात क्लियर है भाई? अच्छा मुझे ये बताओ, कुल मिलाकर के इसको बहुत सारी छूट मिल रही है या नहीं? हमको इतना समझना है सिर्फ। यानी कि ओसीआई को क्या विदेशियों की तरह, विदेशी को अपना जो वीजा है वो बार बार रिन्यूअल कराना पड़ेगा, टूरिस्ट प्लेस पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट में अगर विदेशी की तरह ही ओसीआई कार्ड नहीं लिया तो छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। जमीन तो वो भी नहीं खरीद सकता, और उसको तो कितना वेट करना पड़ेगा? 7 साल या फिर 12 साल वेट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हम समझे, ओसीआई कार्ड धारक को बहुत सारी छूट है। यहाँ पर भारत सरकार ने एक नियम बनाया, सीएए 2015 जिसको हम कहते हैं। सीएए का फुल फॉर्म लिखो जरा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैंने शुरुआत में कल की कक्षा में आपको बताया, सीएए का मतलब ही होगा नागरिकता। जो हमारा अधिनियम था 1955, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। समझे जी क्या है? लिखे। इसके जरिए क्या किया था? पीओआई और ओसीआई का विलय करके, विलय करके मतलब क्या? दोनों को एक कर दिया गया। विलय करके, ये कब शुरू हुआ था पीओआई बताएं? 2002 में। ओसीआई 2003 में, 1 साल बाद। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? विलय करके उन दोनों को बोला गया ओसीआई कार्ड धारक। ओसीआई कार्ड धारक क्या बोल दिया गया उनको? दोनों को क्या कर दिया गया है साथी? एक यूनिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, और वो हो गया है आपका ओसीआई कार्ड होल्डर। समझ गए इस बात को कि कोई भी व्यक्ति ओसीआई कार्ड क्यों लेना चाहता है? ओसीआई कार्ड कौन से 2 देशों के लिए नहीं होगा? बांग्लादेश और आपका दूसरा कौन सा देश बताया मैंने आपको? पाकिस्तान के लोगों को नहीं होगा। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे क्यों है। इतनी बात में क्लियर है? आगे आते हैं। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, और अभी आप समझ पाओगे। क्या बोलेंगे? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता, इसके बाद ही आप एनआरसी को समझ सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसी को हम क्या बोलते हैं? CEE। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, 10-10 मिनट के, इनको समझना जरा। CAA 2019, इसमें क्या हुआ था? CAA के खिलाफ पूरे देश में आप लोग जानते हैं इस बात को। भैया CAA की फुल फॉर्म लिख दो। ये लो भाई साहब, सिटीजनशिप। कितने विशेष बच्चे आप हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे इस बात पर। कितने लोग आपसे आगे क्यों ही हो जाते हैं। CAA पर विवाद रहे तो ऐसी 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो विवाद का कारण बना। पहली बात नोट करें, यहाँ पर गवर्नमेंट जब इस चीज को लेके आई तो आपका 11 दिसंबर 2019 को तो इसको पास किया गया। पास्ड अर्थात पारित कब हुआ था ये पूछा जाए आपसे? 2019 में 11 दिसंबर को। और आपका लागू अप्लाई कब हो गया था? ये आपका 10 जनवरी 2020 से हो गया था ये आपका अप्लाई। अर्थात लागू कब हुआ था ये आपसे पूछे तो आप ये लिख देंगे। देखो पहली क्या बात की गई थी यहाँ पर, पहला बिंदु समझना। अवैध प्रवासी की जैसे बवाल मचा कि परिभाषा में संशोधन कर दिया। परिभाषा में संशोधन, ये एक विवाद का कारण बना। 3 ही बिंदु और कुछ नहीं, बड़े आसानी से समझ जाओगे। यानी कि अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ
इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है। अच्छा, आपकी नजर में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अवैध प्रवासी से आप क्या मतलब समझते हैं? अभी तक आप जितनी भी समझ आपकी विकसित हुई, तो आप कहेंगे भैया अवैध प्रवासी से हमने जाना कि जो भारत में आपका अवैध दस्तावेजों से, फेक डॉक्यूमेंट से आया हो, यही एक आप ग्राउंड जानते हैं। ठीक है, तो ये तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पर जो बात कर दी गई, क्या बोलेंगे हम, जो अवैध प्रवासी है उसको हम कहते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं, दो तरीके से हम कहेंगे कि भारत में वो बिना पासपोर्ट के आ गया, बिना पासपोर्ट के कह सकते हैं, एक ग्राउंड तो ये हो सकता है। दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि उसका जो टाइम था वीजा का, वो समय सीमा उसकी पूरी हो गई हो, तो आपको उसको वापस जाना चाहिए था, समय सीमा पूरी हो चुकी हो, जो उसका टाइम था। भाई वीजा भी तो ऐसा अलॉट होता है कि 3 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 2 वर्ष के लिए, भारत सरकार ने जो बोला तो उसके बाद उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, वापस जाना चाहिए, तो उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, तो उस वीजा की या पासपोर्ट की। ठीक है, अब इसमें अब तक तो यही था, अवैध प्रवासी की परिभाषा यही थी, लेकिन 2019 में एक संशोधन किया गया, और उसको नोट करके रखना, ये जो अमेंडमेंट है, ये क्या किया गया, यहाँ पे भारत ने बोला यदि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है, कहां से है, बांग्लादेश के, कितनी कंट्रीज हो गई, 3, बांग्लादेश के, क्या बोलेंगे, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन है, ठीक है, तथा 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे, कैसे भी आए हो चाहे भारत में, अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, किस धर्म को यहां पर नहीं लिखा गया है, कौन सा एक धर्म नहीं लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे भैया यहां पर 3 देशों की बात हुई, पूछा जाता है सीए में कितनी कंट्रीज के बारे में बात की गई है, तो आप बोलेंगे 3 देशों के बारे में बात हुई, 3 कंट्रीज, और कितने रिलीजन्स की बात हुई है, कितने रिलीजन्स की बात हुई है, तो आप कहेंगे भैया 6 रिलीजन्स की बात हुई है, 6 धर्मों की बात हुई है, 3 देशों के 6 धर्मों की बात की गई, और डेट कौन सी रखी गई, 31 दिसंबर 2014 तक चाहे किसी भी तरीके से आए हो, बिना पासपोर्ट के आगे हो, कैसे भी एंटर कर दिया हो, तो उनको भारत सरकार संरक्षण देगी और वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। तो इसका विरोध किसने किया, विरोध किस कम्युनिटी ने किया होगा, तो आप कहेंगे भैया इसका मुस्लिम कम्युनिटी ने विरोध किया। अब मुस्लिम कम्युनिटी ही क्यों विरोध करी है, क्योंकि उनका जिक्र नहीं है, तो भारत सरकार ने फिर इसका क्या पक्ष लिया, तो भारत सरकार ने कहा कि इन देशों में ये सब लोग जो हैं ये अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, इन तीनों देशों में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो इसका मतलब जो आपका माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में धार्मिक उत्पीड़न होता है। इस शब्द को उन्होंने ग्राउंड में लिया, धार्मिक उत्पीड़न, हालांकि सीए में उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कई बार इस्तेमाल, ये बहस भी हुई है, आप न्यूज चैनल्स की देखोगे तो उसमें बीजेपी से बोला गया कि आप धार्मिक उत्पीड़न के बारे में कहते हैं, तो धार्मिक उत्पीड़न तो आपके सीए में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब कोई बिल पास होता है तो उससे पहले उसके विषय में, यानी कि जो आपका पहले भी आपका उसके बारे में जो आपका क्या बोलेंगे उसको अनुसूचिका जाती हैं, तो वहां पर धार्मिक उत्पीड़न शब्द का प्रयोग है, समझ गए, ठीक है। 2014 से क्यों माना, 2014 से गवर्नमेंट आई, ऐसे समझिए उनकी, क्योंकि वो उनका आपका चुनावी मुद्दा था। अच्छा, पहली बात तो ये हुई, इस पर एक बवाल हुआ, अभी हम आगे बात करेंगे, दोनों पक्षों पर बात करेंगे, सरकार के पक्ष पर भी और साथ में आपका क्या उनका पक्ष। दूसरी बात क्या हुई, दूसरा एक चेंज किया गया, देशीयकरण द्वारा नागरिकता कितने वर्षों में मिलती थी, जरा बताएं सारे लोग, विचार करें देशीयकरण की नागरिकता पर, पढ़ें एक बार उसको।
जो मैंने आपको नोट बनवाए हैं उसको पढ़ें एक बार। देशीयकरण द्वारा नागरिकता के जो प्रावधान है उनमें संशोधन कर दिया गया। देशीयकरण के लिए कितने वर्ष मैंने बताए? 14 में से 12 वर्ष कोई, जिनमें से 12 महीने लगातार होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं अमेंडमेंट इन द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। क्या भैया यहाँ पे संशोधन हुए? देशीकरण तो समझ गए ना। संशोधन यहाँ पर यह किया गया कि अगर तीन देश कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उन 3 देशों के 6 धर्म के मतलब 6 रिलीजन्स का कोई भी पर्सन है तो उसको क्या बोलेंगे? अब 5 वर्ष निवास करना होगा। यानी पहले कितना था? निवास करना होगा। किस धर्म का फिर से जिक्र नहीं हुआ? 5 वर्ष निवास करना होगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया। कितना? 5 ईयर रेजिडेंस। ये बात याद रखेंगे। क्या बात की गई यहाँ पे? 5 ईयर रेजिडेंस की बात की गई है। और किन के लिए? आपका 3 कंट्रीज। फिर से रिपीट करें जरा मेरे साथ, कौन सी कंट्रीज थी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आपका साथ में कौन सा? बांग्लादेश और पाकिस्तान। 6 धर्म कौन से हैं आपका? हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और आपका बौद्ध। तो देखो अब मुझे बताओ, ये जो सीए आया किस वर्ष में आया है? सीए किस वर्ष में आया? 2019 में। और बोल दिया गया डेट कौन सी है? पहले बोला गया उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, तो यानी कि वो आपका 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 है। तो उन सबको यहाँ पर 5 वर्ष हो गए 2019 में या नहीं हुए? हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल हो चुके भैया। तो यानी कि वो सब इसमें एंटर हो गए। तो भारत सरकार कह रही है कि हमारे देश के जो भी हिंदू थे इन देशों में अगर अत्याचार का शिकार हो रहे थे तो उन सबको वापस आने का अधिकार है, उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है, उन सबको हम आपका क्या बोलेंगे? अधिकार देंगे। अभी हम बात करेंगे अन्य मुद्दे पर भी, मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं है, सरकार का इस पर क्या पक्ष है। तीसरी बात को नोट करना, ओसीआई कार्ड निरस्त करने में संशोधन। ओसीआई कार्ड जानते थे? निरस्त करने में संशोधन। तीसरा बिंदु ये था इसमें, और ये 3 ही बातें हैं जो विवाद का कारण बनी, और यही 3 मुद्दे थे। अमेंडमेंट रिपील टू ओसीआई, रिपील टू ओसीआई। इसमें कह दिया गया कि कानून के उल्लंघन पर क्या बोलिए? ओसीआई निरस्त हो जाएगा। चाहे किसी का भी कार्ड हो, आप कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या रिपील कर दिया जाएगा। रिपील कर दिया। अब देखो बात समझो। अब आप लोगों को थोड़ा एक बौद्धिक छात्र की तरह समझना है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर किस धर्म की बात नहीं की गई है? मुस्लिम धर्म की बात नहीं की गई है। तो हमारे देश में आपका बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ये हुए। ठीक है, और मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या बोला? नो सीए, नो एनआरसी और एनपीआर। अभी इसको हम समझेंगे, पहले हम अभी सीए को समझ की गई है। तो हमारे देश में आपका बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ये हुए। ठीक है, और मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या बोला? नो सीए, नो एनआरसी और एनपीआर। अभी इसको हम समझेंगे, पहले हम अभी सीए को समझ रहे हैं। तो ये सीए कौन सा है? 2019 वाला है। तो सब लोगों ने बोला कि भाई हमारे देश का आर्टिकल 14 क्या कहता है, मुझे बताएं एक बार। आर्टिकल 14 क्या कहता है? अब आगे चल के पढ़ेंगे इसको। ये समानता के अधिकार की बात करता है। अब अगर हम अपने संविधान में ये बात करें कि हम सबको समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में, ठीक है। आर्टिकल 15 की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दोनों आर्टिकल्स जो साथी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप छोटा सा लिख लीजिए और फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जब हमारा आर्टिकल 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो समानता का अधिकार फिर तो सभी देशों पर ऐसा ही क्यों कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका
बांग्लादेश के ही व्यक्तियों पर। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो व्यक्ति श्रीलंका में हो, जो व्यक्ति म्यांमार में हो, या भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको भी तो अवैध प्रवासी आप मान रहे हैं, तो उनको भी अवैध प्रवासी नहीं माने, और अगर मान रहे हैं तो फिर तो समता का अधिकार नहीं है। तो इस पे सरकार ने क्या पक्ष रखा कि श्रीलंका और म्यांमार में जो ये 6 धर्म हैं ये आपका उत्पीड़ित नहीं है, मतलब उनको किसी भी प्रकार से उनका उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, धर्म के आधार पर हम कह रहे हैं कि भाई सभी धर्म बराबर हैं, तो आर्टिकल 15 जो होता है वो भारतीयों के लिए होता है या विदेशियों के लिए? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 15 होता है भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। तो जब लोग बोल रहे हैं कि भाई धर्म के आधार पर हमारा संविधान कहता है तो सभी धर्म बराबर हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, तो फिर यहाँ पे आपने 6 धर्म की बात क्यों की? तो वो जो 6 धर्म की बात हुई है क्या वो भारत के संदर्भ में हुई है या भारत से बाहर के देशों में संदर्भ में हुई है? तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि वो भारतीय मुसलमानों के बारे में नहीं है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के बारे में है। यानी सरकार ने इस पर पक्ष रखा कि आर्टिकल 15 तो भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, या अन्य धर्मों का कोई भी व्यक्ति हो तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो क्या CAA, मुझे बताइए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप इतने देर से सुन रहे हैं मुझे, कि CAA क्या भारतीय मुसलमान यानी कि जो भारतीय मुसलमान हैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? दोबारा सोचें एक बार। आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि भारत के मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है यहाँ पर। और जो प्रोपेगेंडा ऐसे फैलाया गया तो वो लोग कौन है फिर जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? अगर भारतीय मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वो कौन लोग हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो आप जानते हैं कि विपक्षी भैया जो पार्टीज है वो इसको करवाती है, लोगों को इकट्ठा करती हैं। अब जब लोगों को इकट्ठा करती हैं तो इस बात में क्या होता है आपका कि जो लोग अशिक्षित होते हैं थोड़ा, वो उनके बहकावे में भी आते हैं। तो आप मुझे बताइए CAA में क्या देश के लिए कोई ऐसी बात थी जो देश के लिए असुरक्षित हो? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ इन 3 देशों में जो लोग उत्पीड़ित थे, हमने अपने भारत की जो परंपरा रही है कि हम आपका जिन भी लोगों को अगर उनके साथ में कोई भी ज्यादती हो रही है तो हम बढ़ के क्या करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो उन लोगों को दे दिया, और मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? मुस्लिमों को, क्योंकि उन देशों में मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक हैं, मेजोरिटी में है। तो सीधी सी बात है, जो मेजोरिटी में है उनके साथ में कोई भी उत्पीड़न नहीं किया जा रहा होगा। क्लियर है बात? तो धर्म के आधार पर हमने क्या बोला, तो भारतीय, तो भारतीयों की तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो विदेशियों के लिए नहीं है। अब जो दूसरा शब्द यहाँ पर आ रहा है आपका NRC क्या है और NPR क्या है, इन दोनों शब्दों को पहले तो इनका पूरा नाम लिखो। NPR का पूरा नाम लिखें, बड़ा पूछा जाएगा, फिर मैं भी आपसे आज क्वेश्चन पूछूंगा, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। NPR, NPR क्या है? क्यों लोग मना करें NPR नहीं चाहिए? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये क्या होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, देखो याद रख लेना, ये पहली बार कांग्रेस ने तैयार कराया था, पहली बार 2010 में तैयार हुआ। अभी भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे NPR पहली बार कब? SSC GD जैसे एग्जाम ने पूछ लिया NPR से क्वेश्चन, आप समझिए, बाकी तो आयोग बहुत ऊपर हैं। फिर क्या बोलेंगे आपका? पहली बार 2010 में तैयार हुआ, और आपका इसको एक छोटी सी डिजिटाइज भी इसको किया गया। ये अपडेट कब हुआ था? ये डेटा भारत में अपडेट हुआ था 2015 में। NPR यानी कि ऐसा एक रजिस्टर जिसमें राष्ट्र की जनसंख्या के बारे में बताया गया हो, छोटे से शब्दों में समझे, मतलब NPR में सभी लोगों को काउंट किया जाएगा, सभी लोग, भारत के सभी निवासी, चाहे अवैध तरीके से आए हों, चाहे अवैध तरीके से आए हों आपका, यानी कि क्या होंगे इसमें? टोटल पॉपुलेशन होगी, टोटल पॉपुलेशन। जो मैंने शुरुआत में क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था कि एक देश में रहने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं, वो वहाँ के नागरिक भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं, मित्र राष्ट्रों के, शत्रु राष्ट्रों के, अवैध प्रवासी भी हो सकते हैं, शरणार्थी भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर थी?
तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, उस टोटल पॉपुलेशन से मतलब क्या हो गया आपका, टोटल पॉपुलेशन से मतलब हो गया आपका सभी, मतलब सभी तरह के लोग, सभी। इसमें हमने कंडीशन बनाई आपका, चाहे भारत के नागरिक हो, चाहे वो आपका रिफ्यूजी हो आपका, ठीक है दोस्त, चाहे वो आपका नागरिक के अलावा क्या विदेशी लोग हों, चाहे वो अवैध प्रवासी हो। ऐसा नहीं है किसी को भगा नहीं रहे थे हम यहाँ से, बस ये था कि भाई एक देश है और उस देश में क्या है आपका योजनाएं चलती हैं। भाई किसी देश के विकास के लिए हम लोग योजनाएं कब बनाएंगे, जब हमको पता होगा इस देश में कितने लोग हैं, उन सब की आवश्यकताएं क्या हैं, उन लोगों के लिए क्या आपका जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो बेसिक नीड्स है वो क्या है। जब तक लोगों के बारे में नहीं पता चलेगा तो क्या योजनाएं बन पाएंगी। आपने मान के चलो असम राज्य के लिए कोई योजना बनाई और ये मान करके बनाई कि असम में आपका 2 करोड़ लोग हैं, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, सही मायने में तो 2.5 करोड़ लोग हैं। अब आपको जो सही मायना नहीं पता है तो आप क्या बोलेंगे उसमें, तो क्या वो योजना सफल हो पाएगी, तो आप कहेंगे नहीं। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि भाई सभी लोगों का डेटा रखा जाएगा, सभी लोगों का। अब वो लोग कौन होंगे, सभी निवासी जो 6 माह से भारत में रह रहे हो, चाहे विदेशी ही आया हो कोई, 6 माह से भारत में रह रहे हो। क्या एक देश को अधिकार है या नहीं है कि वो अपने देश के रहने वाले लोगों के बारे में या अगले 6 माह रहने की इच्छा रखते हो। मतलब या तो रह रहे हैं या बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने रहेंगे, अभी आए हैं और 6 महीने रहना चाह रहे, अगले 6 माह रहने की इच्छा रखते हो, रहने की इच्छा रखते हो। उन सब लोगों का डेटा लिया गया। डेटा का मतलब था आपका वो जो डेटा इनसे लिया गया, उस डेटा में क्या बोला गया, भाई आपका नाम क्या है, ऐसे पूछ लिया गया। जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि क्या है। ये वही समय जो आधार कार्ड के लिए हमारे देश में बहस चल रही थी। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें उनको बतानी थी। बस इसमें याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा अच्छा, आधार कार्ड इसमें नहीं था। नोट करो इसमें, क्या आधार कार्ड का इसमें जिक्र था, नहीं, आधार कार्ड का इसमें कोई जिक्र नहीं था, ये याद रख लेना। तो हमने ये बात बता दी आपको कि भाई हम डेटा को क्यों तैयार कर रहे हैं। जैसे आपको याद हो एक IC-814 हाईजैक घटना हुई एक, बताओ किस वर्ष में हुई थी। इससे पता चलेगा आप देश के बारे में कितना अवेयर हैं। IC-814 इंडियन एयरलाइंस की एक साथी, आपका मैं बात करूं तो एक हवाई जहाज था जो आपका काठमांडू से नई दिल्ली आ रहा था और उसको आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी, जब उन आतंकवादियों के बारे में बाद में रिसर्च हुई तो पता चला वो 1.5 वर्ष से इंडिया में ही रह रहे थे। पिछले 1.5 वर्ष से भारत में रह रहे थे और उनके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट थे, भारत से बाहर आना जाना भी करते थे और खूब आते थे फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए। तो उन सब लोगों के बारे में शिनाख्त तो हो पाए। जैसे बहुत सारे लोगों तक आपका योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। जो बंजारे लोग हैं आज यहाँ थे, आज आप इस गांव में पहुंचे जनगणना वाले लोग लिखने के लिए, लेकिन वो इसी समय पे इस गांव से उस गांव में चले गए जहां पहले ही जनगणना का डेटा पूरा हो चुका है। और ऐसे लाखों लोग हैं जो इधर से उधर घूमंतु जीवन, बहुत सारे मजदूर वर्ग है ऐसा ही जो रोजगार की तलाश में अभी यहाँ तो अभी वहां। तो उन्होंने बोला कि भाई एक डेटा तैयार कर लेते हैं, और वही डेटा क्या है, हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। और 2013 में जब ये आपका 2013 का इसका एक डेटा है, 2015 में अपडेट हुआ था, तो इस दौरान कहते हैं कि इस डेटा में 118 करोड़ लोग जो हैं उनका डेटा कलेक्ट हो चुका था। बात समझ गए। हमको डेटा की जरूरत क्यों है, इस बात में कोई दिक्कत कि भैया हमको डेटा की जरूरत क्यों है। अब कुछ लोगों ने 1 करोड़ लोग जो हैं उनका डेटा कलेक्ट हो चुका था। बात समझ गए। हमको डेटा की जरूरत क्यों है, इस बात में कोई दिक्कत कि भैया हमको डेटा की जरूरत क्यों है। अब कुछ लोगों ने एक डिमांड रखी कि सेव नॉर्थ ईस्ट एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, भारत को इन इलीगल इमिग्रेंट से बचाओ। अब आप समझ गए एनपीआर के पीछे उद्देश्य क्या है, कि भारतीयों की पहचान कर लें, कौन भारतीय है कौन विदेशी है। और जब भारतीय और विदेशियों की पहचान हो जाएगी, उसी के लिए क्या है, एनआरसी। इसको लिखिए, एनआरसी क्या है। बात क्लियर है, एनपीआर क्लियर है, थम्स अप करके मुझे बताएं। एनपीआर क्लियर है, एनपीआर में कोई दिक्कत तो नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर जी बस करिए, बेटा ये छोड़ दूं एनआरसी। ठीक है भाई, इसको छोड़ देते हैं ना, इस टॉपिक को, इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको खत्म कर देंगे, इसको आप पढ़ लेना, ओके। अब बुद्धू
मतलब इतने आलसी तुम कैसे हो सकते हो? तुम बैठ के नहीं पढ़ सकते हो? मुझे अभी पढ़ाना, मैंने इससे पहले पढ़ाया, अभी आपकी क्लास खत्म होगी, मैं 2 मिनट बाद फिर से नई क्लास पढ़ाऊंगा। काहे के जवान हो यार तुम, हैं? भाई साहब आओगे यार, पढ़ लिया करो थोड़ा, पढ़ने में कंजूसी मत करो भाई, हौसला होना चाहिए। एनआरसी क्या है? इसको बोलेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एक टॉपिक एक ही बार में खत्म करना है। जब 1 घंटे में खत्म हो जाता है तो 1 घंटे में भी तो करता हूं ना मैं। अब आपके लिए पढ़ा रहा हूं ना इसको, नेशनल सिटीजन्स, ठीक है, नेशनल सिटीजन, नहीं सॉरी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका क्या मतलब होगा? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। आज के बाद कोई पूछे तो समझाना है एनपीआर में क्या था, क्या उद्देश्य था एनपीआर का। ओके, एनआरसी क्या है ये समझते हैं। आपने एनपीआर के थ्रू ये डेटा कलेक्ट कर लिया कि हमारे देश में कौन रहता है, अवैध प्रवासी ये हैं, ये विदेशी हैं, ये इस काम के लिए आए हुए हैं, इनका व्यवसाय ये है, ये इतना पढ़े लिखे हैं। डेटा ले लिया हमने या नहीं अभी भी बताओ? आगे आते हैं। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये कहता है आपका, क्या बोलेंगे इसके लिए, थोड़ा बैकग्राउंड में मैं आपको लेके चलता हूँ, समझना थोड़ा सा, कहीं किनारे पर लिखना। असम के 1980 के छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन। इंदिरा गांधी जी, दोस्त आपको पता होना चाहिए, देश की प्रधानमंत्री होती थी। और 1971 से जब बांग्लादेश बना था, जो लोग इतना भी नहीं जानते मैं उन्हें बताऊं, कितने पाकिस्तान बने थे? पाकिस्तान तो एक ही था, लेकिन कितनी जगह पर था? एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ कौन सा है? बांग्लादेश। तो जब बांग्लादेश में लोगों को स्थितियां ठीक नहीं लगी तो कहाँ आने लगे? असम में आने लगे। तो असम में अवैध तरीके से 40 लाख लोग एंटर कर गए वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से। तो आप एक बात बताइए कि जहां कहीं पर हमारे देश में 40 लाख लोग अगर बाहर से आ जाते हैं तो वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस बदल जाएंगी या नहीं? या वहां के जो लोग हैं, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उनके जो रोजगार, वो लोग जो आपका ऑप्शंस थे उनके पास में, जो व्यवसाय थे, वो उनसे छीने जाएंगे या नहीं? भाई 40 लाख लोग आप एंटर कर दें, आपके, आप सोचिए, इमेजिन करिए इस हालत को, आप कहेंगे जी बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो असम में 1980 में छात्रों ने आंदोलन किया, और यही आंदोलन था आपका जो जब से अब तक चल रहा है, सेव नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स। इन्होंने क्या बोला? आंदोलन किसके लिए था? अवैध प्रवासियों के लिए, कि भाई जो अवैध प्रवासी हैं वो यहाँ से बाहर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए, राजीव गांधी जी आए आपका, तो यहाँ पे एक असम एकॉर्ड हुआ, असम समझौता जिसको हम बोलते हैं, असम एकॉर्ड, असम समझौता। अब देखो यहाँ पे मैं वापस सीए पर लेकर चलूंगा आपको। असम समझौता, असम समझौता जो हुआ, असम समझौते में क्या कहा गया? 24 मार्च 1971 तक जिन्होंने प्रवेश कर लिया भारत में, क्या कर लिया? जिन्होंने प्रवेश कर लिया भारत में, भारत में उनकी बात की गई। 3 कैटेगरी उसकी बनाई गई थी उस समय पर असम समझौते में, कि जो लोग 1951 से, ऐसा कोई दस्तावेज दे देंगे 1951 से 61 के बीच आए, वो तो भारत के फुल सिटीजन हो जाएंगे, पूर्ण नागरिक हो जाएंगे। क्या कहा गया था उनको? वो क्या होंगे? भारत के पूर्ण नागरिक होंगे। जो 1961 से 71 के बीच में आए वो पूर्ण नागरिक तो होंगे, लेकिन वोट का राइट नहीं है उनको, क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक नहीं है, तो वोट का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी देश जो है आपका प्रयोग करके हमारे यहाँ सत्ताओं को बदले। ठीक है, और इसके बाद में जो प्रवेश हुए भारत में उनके बारे में बात की गई। ठीक है, कब हुआ था ये आपका असम समझौता? इसको भी याद रख लेना, 15 अगस्त 1985 को, 15 अगस्त 1985 को। अब एनआरसी जो आया और जिस पर इतना विवाद हुआ, तो आप लोगों को याद रख लेना, असम में क्या है? अवैध 50 लाख बांग्लादेशी हैं, 50 लाख बांग्लादेशी, बांग्लादेशी। और असम का ही ये मामला है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये कह दिया कि एनआरसी संपूर्ण देश में लागू होगा। और संपूर्ण देश में लागू होगा, इस बात का मतलब क्या हुआ? कि पूरी देश से शनाख्त होगी उन लोगों की जो कि आपका इलीगल इमिग्रेंट यानी कि अवैध प्रवासी हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, अवैध प्रवासियों को हमारे देश से जाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना?
तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो अवैध 50 लाख बांग्लादेशी हैं आपके, उन्होंने हमारे यहाँ की चीजों को प्रभावित किया। अब जब यहाँ की स्थितियां प्रभावित हुई तो यही तो गवर्नमेंट कह रही है एनआरसी का मतलब क्या है कि सिटीजन्स का, सिटीजन कौन होंगे, जो भारत के नागरिक हैं, और एनआरसी का मतलब है आपको साबित करना है कि आप भारतीय हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, मुझे सारे दोस्त बताएं। एनआरसी का मतलब ही ये है कि आपको साबित करना है कि आप भारतीय हैं, सिर्फ इतना ही तो बात है। यानी कुछ तो होगा आपके पास, और अभी ये लागू नहीं हुआ है पूरे देश में, क्योंकि अभी सरकार इस पर मंथन कर रही है कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, किन डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाया जाए, किन डॉक्यूमेंट्स को, कि भाई हमारे देश में आपको रहने का अधिकार नहीं है, तो बाहर के जो लोग आए हैं घुसपैठिए भी हो सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किनको हुई, मैंने आपको सारी चीजें सीए 2019 में हमने तीन पड़ोसी देशों के 6 धर्मों के लोगों को तो मान्यता दे दी, लेकिन यहाँ पर फिर बात आई तो इन लोगों को बोला गया कि भाई इनकी शिनाख्त की जाएगी। मैंने आपको बताया एनपीआर में क्या था, टोटल पॉपुलेशन की बात हुई। एनपीआर में से मैं आपसे अवैध प्रवासी घटा दूं तो कौन लोग बचेंगे? अगर टोटल एनपीआर में से हम शिनाख्त करके अवैध प्रवासियों को हटा दें तो फिर बचेगा एनआरसी। ये सीधा सा फॉर्मूला है बस, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। फिर सिटीजन बचेंगे सिर्फ, क्योंकि अवैध प्रवासी बाहर हो जाएंगे, पॉपुलेशन रजिस्टर से बचा क्या, एनआरसी बचेगा हमारा, और फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल दिया उन्होंने, जितने भी अवैध लोग हैं उन्हें बाहर जाना होगा। उनको क्या जा करना होगा, बाहर जाना होगा। अब सीएए पर आते हैं वापस। सीएए कहां पर बताया मैंने आपको, यहां पर देखो मैंने आपसे एक बात की कि कितने देश थे, 3 देश थे और 6 धर्म थे। 6 धर्मों के अब तक क्या बोला हमने, 5 वर्ष तक निवास करना होगा। तो ये तो अब आसानी से भारतीय नागरिक हो जाएंगे, यानी अवैध प्रवासी नहीं होंगे। फिर ये नागरिकता के लिए आपका अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलो भी फटाफट से। तो ये तो आराम से भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, इन 6 धर्मों के लोग हैं। लेकिन इन धर्मों से अलग कोई व्यक्ति है तो उसके लिए आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला आपका कि जिन लोगों की शिनाख्त अवैध प्रवासियों की तरह हो जाएगी कि अवैध प्रवासी हैं और उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि इसमें एक पक्ष ये भी है कि भाई बहुत सारे लोगों के पास तो लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मजदूर लोग थे और उनके कागजात वगैरह खो गए, ठीक है, तो उस पर भी बड़ा संशय है। तो क्या बोला गया वहां पे, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2011 में बोला जो अवैध प्रवासी उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। आप इस पे सर्च करना, डिटेंशन सेंटर इन असम। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इमारतें बन रही हैं जहाँ पे अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और देश से बाहर निकालने के लिए कि भाई इनको भविष्य में निकाला जाएगा। ऐसी बात बार बार देश के आपका गृह मंत्री आपका कौन है, अमित शाह ने बार बार कही है ये बात। तो ये वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताई। वर्तमान स्थिति में देखो यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे आपका सीएए 2019 में, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, अवैध प्रवासी जो है उनकी परिभाषा में संशोधन होगा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता के प्रावधान में संशोधन होगा, ठीक है, और साथ में तीसरी बात क्या की थी हमने, ओसीआई निरस्त करने में संशोधन होगा। तो विवाद क्यों उठा, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। क्वेश्चन बना दोगे 2 मिनट में सारे। अब क्वेश्चन के थ्रू भी मैं तुम्हें 1-2 पॉइंट समझाऊंगा, उनको समझना। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे एक पीओआई का ओसीआई में विलय जो हुआ वो कब हुआ, और ये किसने इसके लिए सुझाव दिया था, एक क्वेश्चन में